1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यूटन क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में भी अपन ने फिजिकल जो पार्ट उठाया है उसको पूरा करने ही वाले हैं। बस 1 या 2 दिन लगेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हर एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका कोई भी पुलिस से संबंधित एग्जाम हो। यहाँ से एक या एक क्वेश्चन हमेशा उठ के आते हैं। हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको कवर होगा। तो अपन ने उठाया है जलवायु यानी क्लाइमेटोलॉजी वाला चैप्टर अपन उठाया है। यहाँ पर अपन ने कौन कौन सी पवनें पढ़ी है, पवन क्या होती है ये बताया था। पवन यानी कि क्षैतिज दिशा में हमारे जो क्षोभ मंडल है उसकी सतह पर क्षैतिज दिशा में बहने वाली हवाओं को ही क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। वही अपन ने इनको 3 तरीके से डिवाइड करके देखा। 3 कौन कौन से तरीके डिवाइड किए, स्थायी पवनें, सामयिक पवनें और स्थानिक पवनें। सबसे पहले अपन ने उठाया स्थानिक पवनें। स्थानिक पवनों में भी अपन ने क्या उठाया था, स्थानिक पवनों को 2 तरीके से डिवाइड किया गया था। इनको क्या बोला गया, इनको तृतीयक पवन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन तृतीयक पवन इनको 2 तरीके से डिवाइड किया, गर्म और ठंडी। गर्म यानी कि अपन ने इनको जिस स्थान पर चलती हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, चाहे वो नॉर्वेस्टर हो, चाहे वो हरमंटन हो, चाहे चिनूक हो, चाहे फॉन हो। जैसे चिनूक के बारे में अगर बात करते हैं तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर बहने वाली कैसी होती, गर्म हवा होती है। वहीं अगर बात करते हैं रॉकी हो, कनाडा हो और यूएसए में बहती है। ये आपसे सिर्फ जगह का नाम पूछा जाएगा। वहीं अगर फोन की बात करते हैं तो ये स्विट्जरलैंड में बहती है, ठीक है। गर्म हवा है, वहाँ के पैटर्न को प्रभावित करती है, फ्रांस के लिए लाभदायक होती है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर आपने नॉर्वेस्टर के बारे में देखा तो नॉर्वेस्टर यानी कि न्यूजीलैंड में बहने वाली गर्म हवा होती है। इस तरीके से आपने 8 से 10 जो हवाएं बताई हैं, विंड बताई हैं, उनको याद रखना है, क्योंकि ये गर्म और ठंडी में ही पूछ लेंगे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। भाई अपन ने ठंडी के बारे में देखा, मृस्टल देख लिया, बोरा देख लिया। जैसे बोरा आपने देखा एंटियार्टिक तट पर बहने वाली ठंडी हवा थी। मृस्टल देखा, मृस्टल यानी कि आप इटली आ जाए वहाँ पर देखा, स्पेन आ जाए तो भी आपको यही लगाना है। इसके बाद अपन ने सामयिक पवनें उठाया। सामयिक पवनें इनको बोलते हैं, या फिर इनको 3 तरीके से डिवाइड किया था। इस तरीके से अपने मानसूनी पवन देखा। मानसूनी पवन जैसे कि इनसे क्या होता है, मानसून प्रभावित होता है। जैसे अगर देखा जाए तो भारत के लिए जो भारत में जो वर्षा होती है, यानी कि जैसे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 तरीके से डिवाइड करके बताया था। तो ग्रीष्मकालीन यानी कि दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो इंडिया में बारिश कराने के लिए हेल्पफुल होती हैं, तो इस तरीके से इन्हें मानसूनी नाम दिया गया है। इसी तरीके से अपन ने इसमें क्या देखा था, स्थल समीर, जल समीर, ठीक है। और अपन ने पर्वतीय समीर और घाटी समीर देखा। स्थल समीर क्या होता है, स्थल को आपको इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा कि स्थल समीर कब चलती है, रात में या दिन में। तो सिंपल सा, आप स्थल पे आप कब रहोगे, रात में तो आप जल के पास जाओगे नहीं, क्योंकि रात में आप किसी नदी, समुद्र या महासागर के पास नहीं जाओगे। तो आपको ऐसे याद रखना है कि दिन में चलने वाली हवा क्या होती है, जल समीर होती है। रात के टाइम चलने वाली हवा स्थल समीर मतलब रात में चलती है। तो ये याद रखना है, हवाएं हमेशा हाई टू लो प्रेशर की ओर चलेंगी। जहाँ पर हाई प्रेशर होगा तो मतलब हवा हल्की होगी, हल्की होकर क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। उसका स्थान घेरने के लिए ठंडी हवा जो भारी होती है वो लेने के लिए आती है। तो इस तरीके से याद रखना है। अगर आपसे सिंपल सा पूछ लिया जाए कि हवाएं जो होती हैं वो किस तरीके से चलती हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसी तरीके से आपसे पर्वतीय समीर पूछा जाए तो पर्वतीय समीर यानी कि रात के टाइम पर पर्वतीय समीर चलती है और घाटी समीर दिन में चलती है, क्योंकि किसी गहरे स्थान पर आप रात में नहीं जाओगे। ऐसे आप अपनी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा गया है और कईयों बार गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा कन्फ्यूज रहता है दिन में और रात में। तो स्थल यानी कि जमीन पर अपन कहाँ, रात में कहाँ रहते हैं अपन, अपने घर में। घर कहाँ पर बना हुआ है आपका, लैंड यानी कि जमीन पर बना हुआ है। तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन ने उठाया है आज, अपन देख रहे हैं स्थायी पवनें। स्थायी पवनों में क्या, पृथ्वी पर पूरे वर्ष भर चलने वाली पवन, ये मतलब पूरे वर्ष भर एक जैसी बहती है, इस कारण से नाम दिया गया स्थायी हवा। भाई ये किसके लिए जिम्मेदार होती है, जलवायु मौसम संबंधी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। हमारे कुछ नए बिगनर जुड़े होंगे, इन्हें ये पता नहीं है कि जलवायु होती क्या है, मौसम होता क्या है। तो जलवायु यानी कि दीर्घकालिक जो वायुमंडलीय दशाएं बोल सकते हैं, जैसे मौसम, जैसे तापमान, दाब, आर्द्रता में जो परिवर्तन कई वर्षों मतलब 8 से 10 वर्षों में बिल्कुल चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, उसको बोलते हैं जलवायु। मौसम जो होता है अल्पकालिक जो परिवर्तन हो जाता है उसको मौसम बोलते हैं, ठीक है। ये आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि दीर्घकालिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, मौसम या जलवायु। तो दीर्घ आ जाएगा तो जलवायु बताना है और अल्प आ जाएगा तो मौसम बताना है, ठीक है।
इसके बाद अगर बात करते हैं हवाएं, ये जो स्थायी पवन है इनका जो ओरिजिन है वो जिस तरीके से उत्पन्न होती है उसी के आधार पर इनका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन ही क्यों बोला गया है, ये जो समुद्री सतह पर जो हवाएं चलती हैं, मतलब बोल सकते हैं कि समुद्र के माध्यम से जो व्यक्ति ट्रेड करते थे, मतलब व्यापार करते थे, उनके लिए ये पवनें क्या करती थी, काफ़ी हेल्पफुल होती थी। उनके लिए क्या करती थी, उनके जो जहाज होते थे, माल से भरे हुए जो जहाज होते थे, उनको आगे बढ़ने में मदद करती थी। इस कारण से वहाँ के मतलब उस तरीके से जो समुद्री मार्गी जो बिजनेसमैन थे उनके द्वारा इन हवाओं को नाम दे दिया गया व्यापारिक पवन। ये कहाँ से कहाँ तक बहती हैं भाई, अगर पश्चिमी पवन यानी कि इनका इंग्लिश में नाम है ईस्टर्ली और वेस्टर्ली। ईस्टर्ली मतलब ईस्ट से आती है, ईस्टर्ली मतलब ईस्ट की ओर चलती हुई नजर आती है, इस कारण से इसको ईस्टर्ली बोल दिया गया है। वेस्टर्ली मतलब ये वेस्ट, ये आपको देखना होगा पश्चिमी पछुआ और पूर्वा पछुआ, दो नाम है इसके, पश्चिमी पछुआ और पूर्वा पछुआ। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इंग्लिश में सिंपल सा हो जाएगा आपका वेस्टर्ली और इस तरफ से आएगा तो आपका ईस्टर्ली। इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो पवन है पछुआ पवन, यहाँ बता देते हैं पछुआ पवन यानी कि इस तरीके से आती हुई नजर आएगी तो इसको बोल देंगे अपन ईस्टर्ली। वेस्टर्ली, इसको वेस्ट से आती हुई नजर आए तो वेस्टर्ली। वही अगर ये ईस्ट से इस तरीके से आती हुई आए तो इसको बोलते हैं ईस्टर्ली। ठीक है, अभी इसको पूरे डिटेल में देखते हैं, सिर्फ आपको इतना ही समझना है। उसके बाद ध्रुवीय पवनें, मतलब जो ध्रुव यानी कि पोल से क्या होती है, इक्वेटर की ओर बहती है, उसको बोलते हैं ध्रुवीय पवनें। ये है, ठीक है। तो ये इस तरीके से नामकरण किया गया है कि मतलब जहाँ से ये उत्पन्न होती है उसी के आधार पर इनका नाम दे दिया गया। ठीक है, ये है। अब देखते हैं व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स के बारे में बताते हैं। ये पवनें विषुवत रेखीय है, मतलब जो अपनी 0 डिग्री लाइन है, इक्वेटर है, ये आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री लाइन ये बनी हुई है इक्वेटर। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें भी ये कौन कौन से अक्षांश होते हैं वहाँ से बहती है। तो ये 30 से 55 डिग्री नॉर्थ टू साउथ में बहती है। ये भी आपको याद रखना है कि ये है विषुवत रेखीय निम्न दाब से उपोष्ण उच्च दाब के बीच साल भर चलती हैं ये हवाएं, व्यापारिक पवनें हैं। ये व्यापारिक पवनें सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यापारिक पवनें किसके लिए जिम्मेदार होती है। तो व्यापारिक पवनें जो अपने महाद्वीप है, महाद्वीप की जो पूर्वी हिस्सा होता है, पूर्वी जो भाग होता है वहाँ पर क्या होती है, यानी कि मानसून के लिए लाभकारी होती हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो ये पूर्वी भाग पर तो वर्षा करा देती हैं, लेकिन जैसे ही बीच में कोई माउंटेन खड़ा हो जाता है, इस तरीके से देख सकते हो, इस वाले भाग में वर्षा करा देती हैं, लेकिन इसके पीछे वाले भाग में वर्षा नहीं होती है, मरुस्थल देखने को मिलते हैं। यही कारण है, जैसे सारा रेगिस्तान, तो ये यही है, इसका ही एग्जाम्पल है कि व्यापारिक पवनों से यहाँ पर क्या होता है, पूर्वी भाग पर बारिश हो जाती है, लेकिन पश्चिमी वाले हिस्से पर बारिश नहीं होती है। ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हुआ। तो जिस तरीके से आपको बताना है कि किस आपके मन में ये इच्छा होगी कि ये किस तरीके से कहाँ पर देखने को मिलती है, तो आपको सिंपल सा बता देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री लाइन, ये डॉटेड के रूप में आपको दिख रहा है 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। ये इसको अभी आपको क्या है, कटिबंध नहीं पढ़ा है, तो कटिबंध जस्ट इसके बाद आने वाला है, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 4 प्रकार के कटिबंध आपको पढ़ना है, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ध्रुवीय कटिबंध। ठीक है, इस तरीके से अभी बताना है। इसमें सबसे पहले देखना है कि ये व्यापारिक पवनें कहाँ से किस तरीके से बहती हैं। तो ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन यानी कि इसको डोल्ड्रम यानी कि शांत क्षेत्र बोलते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाले भाग में और जस्ट नीचे वाले भाग में, इस वाले एरिया को छोड़ दोगे आप, इस वाले एरिया को छोड़ेंगे तो जस्ट यहाँ पर आपको ये ट्रेड विंड्स दिख रही होगी। नॉर्थ ट्रेड विंड यानी कि इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड क्यों इस तरीके से बोला गया है, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये इस तरीके से बह रही हैं। आपको इसका डायरेक्शन भी दिख रहा होगा। और यहाँ पर चलता है कोरियोसस फोर्स। आप अभी कोरियोसस बल के बारे में नहीं बताया, तो जस्ट आपको बता देते हैं कोरियोसस बल मतलब क्या होता है। जस्ट कुछ नहीं है, कोरियोसस बल मतलब एक प्रकार का प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है, हवाएं जो चल रही होती है, जिस दिशा में उन्हें चलना होता है वो उस दिशा में ना चलकर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, उसको बोलते हैं कोरियोसस बल। इसको किसने क्लियर किया था, तो इसको क्लियर करने वाले वैज्ञानिक का नाम था फेरेल। तो जस्ट आपको कोरियोसस फोर्स के बारे में बता दें, फेरेल का नियम आ जाए। फेरेल का नियम यानी कि आपसे पूछा जाएगा कोरियोसस फोर्स क्या होता है, तो कोरियोसस फोर्स मतलब हवाओं के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ये हवाएं, इन हवाओं को क्या इस तरीके से चलना होता है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में बाएं मुड़ जाती हैं,
बाएं मुड़ जाती हैं। वही अगर बात करते हैं बाएं क्या, इस तरीके से आप इस खड़े हो, इस तरीके से आपके बाएं यानी कि यहाँ पर ये हवाएं मुड़ेंगी। इनको जाना सीधा था लेकिन ये इस तरीके से मूव हो जाती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। वही अगर बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में इनका डायरेक्शन दाएं हो जाता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है, इनका डायरेक्शन, इनको जाना क्या था, इस तरीके से जाना था लेकिन ये मूव करती है इस तरीके से। तो सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोरियोलिस फोर्स क्या था, फेरल का नियम क्या था। तो आपसे पूछा जाए, जस्ट आपको लैंग्वेज में समझा देते हैं कि कोरियोलिस फोर्स मतलब ये हवाओं के लिए जिम्मेदार होता है, हवाओं के डायरेक्शन को चेंज करता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, आप किसी भी बुक में उठा के देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। कोरियोलिस फोर्स मतलब ये है, आपको समझना है कि इसमें क्या होता है, हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं तो हवाएं किस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, बाएं या दाएं। तो आपको याद रखना है बाएं। वही दक्षिणी गोलार्ध में चलती है तो हवाएं मुड़ जाती हैं दाएं। ठीक है, तो लेफ्ट कहाँ मुड़ेंगी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और अगर साउथ हेमिस्फीयर में पूछा जाए तो कहाँ मुड़ जाती है, तो राइट में मुड़ जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा 30 से, ये आपको दिख रहा है 30 से 55 के बीच, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है आपको दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाले एरिया में जो हवाएं बह रही होती हैं उनको ट्रेड विंड बोलते हैं। इनको हॉर्स यानी कि बोलते हैं, हॉर्स जो बोलते हैं अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है बता दिया है कि जो बिजनेस व्यापारी होते थे उनको व्यापार करने में क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। जहाज पे क्या होते थे, हॉर्स रख के आते थे, वो हॉर्स को क्या करते थे, नदी यानी कि समुद्र में गिरा देते थे, तो उनका जो जहाज था, नाव था, उसको बढ़ने में मदद मिलती थी। तो इसको हॉर्स मतलब हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना ही याद रखना है कि ट्रेड विंड मतलब ये व्यापारिक पवनें क्या होती है। तो व्यापारिक पवनें बस आपसे ये पूछा जाएगा कौन से कटिबंध की भी चलती है, यानी कि 55 से 30 नॉर्थ में और 55 यानी कि 30 से 55 साउथ में। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अपन पछुआ पवनों के बारे में। पछुआ पवनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। वहीं उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इनकी गहनता कम होती है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, किस गोलार्ध में ये बहुत शक्तिशाली होती है और कौन से गोलार्ध में कम शक्तिशाली होती है। तो वही देखना है सबसे पहले। पछुआ पवन नाम बता दिया है, पछुआ पवन क्यों नाम दिया गया है आपको दिख रहा है। वेस्टर्ली और ईस्टर्ली दो इनके नाम है, लेकिन वेस्टर्ली आपको पढ़ना है। वेस्टर्ली क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये पवनें क्या होती हैं, वेस्ट से आती हुई नजर आती है। ये आपको दिख रहा होगा नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ। तो ये पवनें जो है वेस्ट से आती है, इस कारण से इसको नाम दे दिया गया है वेस्टर्ली। ठीक है, तो वेस्टर्ली विंड ये आपको याद रखना है। सिंपल सा आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में बता दिया कि कोरियोलिस फोर्स यानी कि जो कोरियोलिस बल था, फेरल का नियम था, उसने ये बताया था कि ये पवनें जाना जिस तरीके से, इन पवनों को क्या था, इन पवनों को जाना इस तरीके से था, मतलब सीधा जाना था, लेकिन ये क्या होती है अपना डायरेक्शन चेंज कर जाती है। किस कारण से, कोरियोलिस बल के कारण। तो उत्तरी गोलार्ध में ये किस तरीके से मुड़ती है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये बाएं तरफ मुड़ जाती है, भाई दक्षिणी गोलार्ध में ये दाईं तरफ मुड़ जाती है। सिंपल बस आपको इतना ही याद रखना है। ये आपको दिख रहा होगा, अभी आपको कटिबंध पढ़ाने हैं, कटिबंध में आपको समझ में आ जाएगा। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मतलब जो उप उपोष्ण कटिबंध होता है, उसमें ये पवनें कहाँ से कहाँ तक बहती हैं, तो ये बहती हैं, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा सब ट्रॉपिकल बेल्ट जो है उप उपोष्ण कटिबंधीय जो पेटी होती है, वहाँ पर क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। यानी कि यहाँ पर जो है आपका प्रेशर कैसा है, यहाँ पर प्रेशर जो है वो हाई है, यहाँ पर प्रेशर कैसा है आपका हाई है, और वही ध्रुवों की ओर जा रहा है, यानी कि सब पोल लो प्रेशर बेल्ट की ओर ये बहती हैं। ठीक है, इन हवाओं को जाना किस तरीके से था, बिल्कुल सीधा जाना था, लेकिन ये क्या कर जाती हैं, ये क्या मूव कर जाती हैं अपने बाएं तरफ। उत्तरी गोलार्ध में बात कर रहे हैं, तो ये आपको इस तरीके से डायरेक्शन जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए, ये आपको बीच का एरिया दिख रहा है, यहाँ पर व्यापारिक यानी ट्रेड विंड्स चलती थी। 0 डिग्री लाइन को छोड़ दिया जाता है। 30 से कितना आपको बताया था 55 डिग्री अक्षांश के बीच कौन सी पवनें चलती हैं, तो आपको याद रखना व्यापारिक पवनें। वहीं 30 यानी कि 35 से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच कौन सी चलती है, ट्रेड विंड चलती है। पछुआ पवनें चलती है। पछुआ पवनें और ट्रेड विंड्स इनका डायरेक्शन हमेशा कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। अगर ये इस तरीके से मूव कर रही है, इनका डायरेक्शन इधर है, तो जस्ट इनका डायरेक्शन इधर होगा। पछुआ पवनों का डायरेक्शन ये है, तो व्यापारिक पवनों का डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा। तो आपको याद रखना है पछुआ पवनें किसके विपरीत चलती है, तो व्यापारिक पवनों के विपरीत चलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यही है। अगर साउथ हेमिस्फीयर की बात करते हैं, तो साउथ हेमिस्फीयर में ये किस तरीके से चलती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से
यानी कि सब पोलर, ये है आपको दिख रहा होगा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। ठीक है, तो ये आपको आपका अगर आप किसी छोटे एग्जाम्स को दे रहे हैं तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि पछुआ पवनय इनको दक्षिणी गोलार्ध में किस किस नाम से जानते हैं, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, आपको ये सिर्फ समझना है। ठीक है, तो यही है, ये पवनें क्या करती हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप में कनाडा, मतलब यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये पश्चिमी यूरोप से कनाडा तक वर्षा कराने में सहायक रहती हैं, वर्षा करवाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाएगा आपसे कि कौन से गोलार्ध में इनमें ये शक्तिशाली होती है और कौन से गोलार्ध में कम शक्तिशाली होती है। तो ये अगर आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये कम गहन होती है, यानी कि कम शक्तिशाली होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीय विस्तार ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देखने को कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है आपको दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देखने को मिलती है, बहुत तीव्र गति से चलती है। क्योंकि और यहाँ पर ये क्या है, अलग अलग नाम दिया गया है। सिंपल सा पूछा जाता है कि किस गोलार्ध में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, देखिए शक्ति बहुत ज़्यादा होने का मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र गति के साथ बहती हैं। वहाँ के जो नाविक थे उनको एक बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ के नाविकों द्वारा क्या दिया गया, इनको अलग अलग नाम दिया गया। इनको बहादुर पश्चिम पवनों के नाम से भी जाना जाता है। 40 डिग्री अक्षांश साउथ में, 40 डिग्री अक्षांश साउथ में देखा जाए तो गरिता चालीसा कहते हैं। वही 50 डिग्री साउथ प्रचंड 50 के नाम से जाना जाता है। वही 60 डिग्री साउथ शीखता साठा के नाम से जाना जाता है। ये इंग्लिश में नाम दिए हैं, आपको याद रखना है। सिंपल से आपका ये पूरा होने वाला है। सिंपल से आपसे पूछा जाएगा कि प्रचंड 50, शीखता चालीसा और आपसे पूछा जाए गरिता चालीसा निम्न में से किस विंड्स को बोला जाता है, कौन सी विंड्स को बोला जाता है, तो पश्चिम पवनों को किस गोलार्ध में बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध या साउथ गोलार्ध, तो आपको याद रखना है दक्षिणी गोलार्ध में इनको बोला जाता है। यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। क्यों? पानी का जो पानी है ना, महासागर है, जल की अधिकता होने के कारण ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। वही साउथ हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो ये कम शक्तिशाली होती है। ठीक है, ध्रुवीय पवनों के बारे में, ध्रुवीय पवनों के बारे में अगर आपसे पूछते हैं, पोलर विंड्स के बारे में पूछते हैं, तो पोलर विंड्स जैसे कुछ नहीं होती है। पोलर विंड मतलब जो ध्रुवों से नीचे की जो हवा चल रही होती है, ध्रुवों पर भी क्या होता है, ये जो हाई प्रेशर बनता है तो वहाँ से जो हवा चलती है। सिंपल सा पूछा जाएगा कि ध्रुवीय पवनें क्या होती है, तो ये कौन से अक्षांश के बीच रहती है, तो 65 से 90 डिग्री नॉर्थ और 65 से 90 डिग्री साउथ के बीच जो पोल से हवाएं मूव करती हैं उनको बोलते हैं ध्रुवीय पवनें। सिंपल सा ये पवन आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ये पोल है, ये पोल है, यहाँ से ये हवाएं जाना कैसे चाह रही थी, इस तरीके से जाना चाह रही थी, लेकिन इनको मूव होना पड़ता है इस तरीके से मूव होना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। सिंपल सा यही है कि इनका डायरेक्शन क्यों, कोरियस फोर्स के कारण। तो ध्रुवीय पवनें ये पूर्व से आती है, इसे पोलर ईस्टर्ली विंड्स के नाम से भी जानते हैं। शीतोष्ण चक्रवात जो शीत में, जो ठंड में जो चक्रवात आते हैं उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो आज आपने पूरा पवनों वाला टॉपिक खत्म किया है। तो आपको इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ क्या क्या याद रखना है। पश्चिम पवनों को याद रखना है भाई, आपको याद रखना है इसमें से जैसे आपने देखा स्थानिक पवनों में गर्म और ठंडी वाली हवाएं इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, कौन सी गर्म कौन सी ठंडी है। ठीक है, ये याद रखना है। वहीं आपने देखा स्थल समीर जल समीर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा। वहीं इसमें आपने व्यापारिक पवन देखा, व्यापारिक पवनों में जस्ट कुछ नहीं है, ये इनको किस पवन को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पूछ लिया जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी अश्व अक्षांश के बीच जो हवाएं बहती हैं उनको बोलते हैं व्यापारिक पवन। ठीक है, तो इसमें से आपको गर्म ठंडी वाली और स्थल समीर जल समीर पश्चिम पवन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद रखना, पूरा समझा दिया है। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कल अपन उठाने वाले हैं, इसमें अपन थोड़ा कटिबंध और देखेंगे। ठीक है, जो जॉन है वो देखेंगे, उसके बाद अपन करने वाले हैं जलधाराएं, गर्म ठंडी जलधारा। जस्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है महाद्वीप। ठीक है, तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।